नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। मध्य प्रदेश पटवारी की आपकी क्लासेस चल रही है और उसी के अंतर्गत आपका जो हिंदी सब्जेक्ट है उसमें प्रैक्टिस सेट की सीरीज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो नए पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन आपके होंगे और डेली आपके 11:30 बजे सुबह ये क्लास चल रही है लाइव। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है आपके लिए और इसमें एडवांस क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्नों का समावेश इस सीरीज में हमने किया है। तो 6 प्रैक्टिस सेट आपके हो चुके हैं हिंदी के और 7वां प्रैक्टिस सेट आपके लिए आज लेकर आए हम। तो चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न पर, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या होगा। पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, हिंदी भवन मध्य प्रदेश के किस शहर में है। ठीक है, या हिंदी भवन मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है, यह आपको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है भोपाल, ठीक है, दूसरा है ग्वालियर, तीसरा है इंदौर और चौथा है जबलपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो हिंदी भवन मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है ये आपको बताना है। ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और जबलपुर, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। एसएससी जीडी और एमपी पटवारी स्पेशल सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, आप अधिक से अधिक छात्रों को इससे जोड़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस करना है और ऑल सिलेक्ट करना है उसमें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहां से हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको क्लासों का शेड्यूल वगैरह सारी चीजें वहां पर उपलब्ध होगी, साथ ही वीडियो की लिंक और जो क्लास होने वाली है वो सब वहां से आपको पता चलेगा। उसके साथ उसकी फ्री पीडीएफ भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो हिंदी भवन मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा है। तो ना ग्वालियर में है, ना आपके इंदौर में है और ना ही जबलपुर में है। हिंदी भवन जो है वो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित है, यानी कि जो दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि हिंदी भवन मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कबीरदास हिंदी साहित्य के किस कालखंड से संबंधित है। अब यहाँ से एक प्रश्न और बनता है आपका कि कबीरदास कौन से कवि हैं। ठीक है, तो रहस्यवादी कवि में कबीरदास का नाम लिया जाता है, रहस्यवादी कवियों में कबीरदास का नाम आता है सबसे ऊपर। ठीक है, तो कबीरदास जी हिंदी साहित्य के किस कालखंड से संबंधित है, ऐसा एक प्रश्न आपसे पूछा है। पहला है पूर्व मध्य काल, दूसरा है भारतेंदु युग, तीसरा है छायावादोत्तर काल और चौथा है उत्तर आधुनिक काल। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो कबीरदास जी हिंदी साहित्य के किस कालखंड से संबंधित है, तो वो ना तो भारतेंदु युग से संबंधित है, ना छायावादोत्तर काल से संबंधित है क्योंकि ये रहस्यवादी कवि हैं, और ना ही उत्तर आधुनिक काल से संबंधित है, ये पूर्व मध्य काल से संबंधित कवि हैं। यानी कि जो आपका पहला वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, तो साखी, सबद, रमेनी, ये इनके 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, तीसरा प्रश्न, दिल्ली मेरठ के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है। ठीक है, दिल्ली और मेरठ के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर कौन सी बोली का प्रयोग किया जाता है बोलने में। ठीक है, पहला है ब्रजभाषा, दूसरा बांगरू, तीसरा खड़ी बोली और चौथा है अवधी। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। पटवारी का आपका जो सिलेबस है हिंदी का, वो 25 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और उसमें हर टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उससे हमने यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन लिया हुआ है जो पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है पटवारी की या व्यापम की, और आगे आने की इसमें संभावना है। ऐसे प्रश्नों का सेट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो आपको इसमें प्रतिदिन ये सेट लगाना है। ठीक है, डेली आपका सेट हो रहा है तो प्रैक्टिस सेट डेली लगाना है, और अपने मार्क्स कितने आए हैं आपको 25 में से, वो क्लास के आखिरी में आप कमेंट बॉक्स में 25 में से कितने मार्क्स आपको आए हैं आप बता सकते हैं। ठीक है, तो दिल्ली मेरठ के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है, फिलहाल ऐसा प्रश्न दिया है। ब्रजभाषा, बांगरू, खड़ी बोली या अवधी। तो अवधी नहीं बोली जाती दिल्ली मेरठ के आसपास क्षेत्र में, ना ही ब्रजभाषा का प्रयोग होता है और ना ही बांगरू का प्रयोग होता है। खड़ी बोली का प्रयोग होता है दिल्ली मेरठ के आसपास के क्षेत्रों में, यानी कि जो तीसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न है, भाषा की अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, भाषा की अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं। पहला ऑप्शन है इसका 3 रूप हैं, दूसरा 4 रूप हैं, तीसरा 2 रूप हैं या चौथा 5 रूप हैं। तो भाषा को अभिव्यक्त करने के लिए
कितने रूपों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो भाषा को अभिव्यक्त करने के लिए मुख्यतः दो रूपों का प्रयोग करते हैं, एक तो मौखिक और एक लिखित। ठीक है, उसके अलावा यदि ऑप्शन में आपको दो के बजाय तीन भी दें तो तीन आंसर आपको लगा देना है, लेकिन दो और तीन दोनों ऑप्शन रहे तो वहां पर दो को प्रायोरिटी आपको देना है। ठीक है, तो भाषा की अभिव्यक्ति के दो रूप हैं, कौन कौन से, लिखित और मौखिक, और एक और रूप इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। सांकेतिक रूप में भी हम भाषा की अभिव्यक्ति करते हैं। तो भाषा की अभिव्यक्ति के कितने रूप है, तो यहाँ पर फिलहाल जो सही आंसर होगा वो ना तो आपका 4 होगा, ना आपका 5 होगा और ना आपका 3 होगा। दो ऑप्शन जो रहेगा हमारा, तीसरे वाले ऑप्शन में दो दिया है, तो दो भाषा की अभिव्यक्ति के रूप होते हैं, एक तो लिखित और एक मौखिक। और यदि आपको दो के साथ तीन भी दे तो आपको प्रायोरिटी दो को ही देना है, लेकिन यदि ऑप्शन में दो नहीं रहे तो फिर आपको तीन लगाना है, क्योंकि सांकेतिक भी इसके अंतर्गत शामिल है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पंक्ति शब्द का तद्भव होगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न जो है पंक्ति शब्द का तद्भव आपको बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर पांच होगा, पांत होगा, पाद होगा या पर्ण होगा। पंक्ति शब्द का तद्भव क्या होगा यहाँ पर आपको बताना है। तो पंक्ति शब्द का जो तद्भव होगा वो ना तो पांच होगा, ना पाद होगा और ना ही पर्ण होगा। पांत इसका सही आंसर हो जाएगा। पांत यानी पंक्ति होता है आपका तत्सम रूप, तो पंक्ति का तद्भव यहाँ पर पूछा है तो पांत इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम यदि देखें तो अगला प्रश्न है किस शब्द में अल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। छठा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। इसका पहला ऑप्शन दिया है अलमस्त, दूसरा अलमारी, तीसरा अलकनंदा और चौथा है अलका। तो उपसर्ग अल का प्रयोग किस शब्द में हुआ है ऐसा हमसे पूछा है। तो अलमस्त में अल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। अलमारी नहीं होता, आलमारी होता है, तो ये गलत होगा। अलकनंदा में अल उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि अल धन कनंदा ऐसा नहीं होता है, और अल धन का इस प्रकार भी नहीं होता है आपका शब्द। तो यहाँ पर चौथा, तीसरा और दूसरा तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं, एकमात्र ऑप्शन बचता है पहला, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा कि अल धन मस्त बराबर अलमस्त होता है, और मस्त आपका यहाँ पर मूल शब्द है और उसमें अल उपसर्ग हमने जोड़ा है। उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। तो उपसर्ग के प्रकार भी यहाँ पर पूछ सकते हैं, तो हिंदी के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं और अरबी फारसी के उपसर्ग होते हैं। इस प्रकार आपके उपसर्ग से रिलेटेड प्रश्न पूछ सकते हैं। फिलहाल छठे प्रश्न का जो सही आंसर होगा अल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो मस्त मूल शब्द में अल उपसर्ग लगाकर नया शब्द निर्माण हुआ है, वो है अलमस्त। तो जो पहला वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। नि, अनु, अ या कु। इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न की फॉर्मेटिंग आपको देख सकते हैं कि कितने प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। ऐसे प्रश्नों का समावेश भी हमने इस सीरीज में किया है। ये जो प्रश्न है आपका सातवां प्रश्न, और जितने भी आपके प्रश्न हैं ये सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, जो व्यापम की आपकी एग्जाम है, चाहे एमपी पटवारी हो, एमपी एसआई हो, एमपी पुलिस हो, किसी भी परीक्षा के अंतर्गत ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक अर्थात विलोम या विपरीत बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो नि उपसर्ग का प्रयोग नहीं करेंगे, ना ही अनु उपसर्ग का प्रयोग करेंगे और ना ही कु उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। अ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, और अ उपसर्ग का प्रयोग स्पृश्य मूल्य शब्द में यदि करेंगे तो नया शब्द बनेगा अस्पृश्य। तो स्पृश्य का विलोम हो जाता है अस्पृश्य, और यहाँ पर उपसर्ग जो हो जाएगा वो अ उपसर्ग हो जाएगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अल उपसर्ग से बना शब्द है। ठीक है, अल उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है आपको बताना है। पहला है अलबत्ता, दूसरा अलंकार, तीसरा आरोहण और चौथा है अलंकृत। तो अल उपसर्ग से बना शब्द ना तो अलंकार होगा, ना आरोहण होगा और ना ही अलंकृत होगा। अल धन बत्ता बराबर अलबत्ता होता है, तो जो पहला वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अल उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, तो अलबत्ता शब्द अल उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, नौवां प्रश्न। भर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन है। भारी भरकम, भरपूर, भूरा या दिन भर। तो भारी भरकम में भर उपसर्ग नहीं है, भरपूर में भ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ना कि भूरा और दिन भर।
ठीक है, तो तीसरा, चौथा और पहला तीनों ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाते हैं, एकमात्र ऑप्शन बचता है दूसरा, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का कि भर उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, तो भर धनपूर बराबर हो जाएगा भरपूर। अगला प्रश्न है वि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, तो बहन, भीम, विमुख या बियर। ठीक है, तो वि उपसर्ग से बना शब्द बहन नहीं हो सकता, भीम भी नहीं हो सकता, ना ही बियर हो सकता है। विमुख हो सकता है कि वि धन मुख बराबर विमुख, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तीसरे वाला ऑप्शन के साथ हमको जाना है, वही हमारा सही आंसर होगा कि वि उपसर्ग से बना शब्द विमुख होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हर दिन में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, तो न, दिन, ह या हर। तो हर दिन में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है यहाँ पर, तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना तो न उपसर्ग का प्रयोग है, ना दिन उपसर्ग का प्रयोग है, ना ह उपसर्ग का प्रयोग है, हर उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, यानी कि जो चौथा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लक्कड़हारा शब्द उदाहरण है, कर्तवाचक प्रत्यय का, अप्रत्ययवाचक प्रत्यय का, उन्नतावाचक प्रत्यय का या गुणवाचक प्रत्यय का। तो लक्कड़हारा शब्द किसका उदाहरण है निम्न में से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो यदि लक्कड़हारा शब्द हम देखें तो किसका उदाहरण है ये, तो इसका यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो लकड़ी धन हारा बराबर क्या हो जाता है आपका लक्कड़हारा। तो ये आपके ना तो अप्रत्ययवाचक प्रत्यय का उदाहरण है, ना उन्नतावाचक का है और ना ही गुणवाचक का है, ये जो है कर्तवाचक प्रत्यय का उदाहरण है लक्कड़हारा शब्द। तो पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कर्ता का बोध होता है, ठीक है, कर्तवाचक प्रत्यय में। तो लक्कड़हारा शब्द जो है कर्तवाचक प्रत्यय का उदाहरण हो जाएगा। प्रत्यय क्या होता है, तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। और इनके प्रकार कितने होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं, इस प्रकार भी आपको प्रश्न पूछ सकते हैं, एक तो कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। अगला प्रश्न देखते हैं ट वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान कौन सा है। ठीक है, ट वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान कौन सा है, आपको बताना है कि ट वर्ग की जो ध्वनियां हैं किस स्थान से उच्चारित होती है। पहला है तालव्य, दूसरा नासिक की, तीसरा जो है मूर्धन्य और चौथा है दंत्य। तो तालव्य अर्थात तालु से, नासिक के अर्थात नाक से, या दंत्य अर्थात दांत से, या मूर्धन्य अर्थात मूर्धा अथवा जीभ से। ठीक है, तो यहाँ पर ट वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो ना तो तालव्य से है, ठीक है, ना ही नासिक से है और ना ही दंत से है, ये मूर्धन्य से है, यानी कि जो तीसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मूर्धन्य से जो उच्चारित होता है वो होता है ट वर्ग की ध्वनिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख दोनों से होता है वो क्या कहलाते हैं, अनुस्वार कहलाते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं या अंतस्थ कहलाते हैं। इसका सही आंसर आपको बताना है क्या कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख दोनों से होता है उन्हें क्या कहते हैं। इसका प्रश्न का सही आंसर हम देखें तो जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें ना अनुस्वार कहते हैं ना अयोगवाह कहते हैं, क्योंकि अयोगवाह की संख्या दो होती है, एक तो अम और अह। इस प्रकार भी आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं अयोगवाह की संख्या कितनी है, तो दो, अम और अह। अंतस्थ भी नहीं होगा, वे क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं अनुनासिक। क्या कहलाते हैं, अनुनासिक, यानी कि जो दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का कि जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख दोनों से होता है वे अनुनासिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है किस शब्द में पंचम अक्षर या पंचमाक्षर का प्रयोग नहीं है। ठीक है, संपदा, अंगूठी, गंगा या डंडा। ठीक है, तो संपदा में आपका पंचम अक्षर का प्रयोग है या नहीं, तो देखते हैं। यहाँ पर प, फ, ब, भ, म, तो सम, तो यहाँ पर म यानी पंचमा अक्षर का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार गंगा में भी पंचमा अक्षर का प्रयोग हुआ है और डंडा में भी पंचमा अक्षर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, डंडा, यदि हम इसको उच्चारित करें तो डंडा। ठीक है, तो त, थ, द, ध, न, तो न पंचमा अक्षर हो गया, संपदा में म पंचमा अक्षर हो गया, और गंगा, ठीक है, इसमें भी पंचमा अक्षर का प्रयोग हुआ है। अंगूठी जो है इसमें पंचमा अक्षर का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि जो दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप पूछा है कि किस शब्द में पंचमा अक्षर का प्रयोग नहीं है, इन तीनों में तो है, इसलिए तीनों गलत हो जाएंगे, नहीं की वजह से आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अंगूठी। अगला प्रश्न है वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, विचार कहते हैं,
शब्द कहते हैं, मेल कहते हैं या वर्ण कहते हैं? इसका सही आंसर आपको बताना है कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? आपका शब्द कहलाता है, ना कि विचार कहलाता है, ना ही मेल कहलाता है और ना ही वर्ण कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है और शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? आपका वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व का उच्चारण स्थान कौन सा है, यह आपको बताना है। नासिक के दंतोष्ठ, कंठ या ओष्ठ? इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो यदि व को हम उच्चारित करते हैं तो आप भी व को उच्चारित करके देख सकते हैं। व तो इसमें दंत और ओष्ठ यानी दांत और होंठ दोनों का प्रयोग होता है। तो ना नासिक की होगा, ना आपका कंठ होगा, ना ओष्ठ होगा, दंतोष्ठ इसका सही आंसर हो जाएगा। जो दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्णमाला टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसी से रिलेटेड प्रश्न हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, निरनुनासिक स्वर वाला शब्द है। प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, निरनुनासिक स्वर। ठीक है, स्वर वाला शब्द यहाँ पर हमको बताना है। पूछ, पूंछ, पंकज या आंखें? तो ना तो पूछ होगा, ना ही आपका पंकज होगा, ना ही आंखें होगा, पूंछ इसका सही आंसर हो जाएगा। निरनुनासिक वाला जो स्वर वाला शब्द है वो है पूंछ। जो दूसरा वाला ऑप्शन है वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, यहाँ पर प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। 19वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है और बहुत ही आपका ये आईएमपी क्वेश्चन है। इसमें स्टार लगा लेना है आपको, 3 स्टार यहाँ पर लगा सकते हैं आप। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया है 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा है 4। तो तीसरे ऑप्शन में दिया है 3, वही विकल्प हमारा सही होगा। 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग होंगे? ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका, एक तो लघु स्वर जिसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, एक दीर्घ स्वर जिसे गुरु स्वर कहते हैं और एक प्लूत स्वर। तो ये 3 भागों में आपका बांटा गया है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर को। तो ना तो एक ऑप्शन सही होगा, ना 2 होगा और ना ही 4 होगा। 3 जो तीसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में विशिष्ट अर्थ की प्रतीकों के माध्यम से प्रतीति होती है। हास्यास्पद रचना से, अभिधा शब्द शक्ति से, लक्षणा शब्द शक्ति से और व्यंजना शब्द शक्ति से। तो यहाँ पर आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है, अभिधा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, तो प्रश्न 20 क्या कह रहा है कि रिक्त स्थान में विशिष्ट अर्थ की प्रतीकों के माध्यम से प्रतीति होती है। लक्षणा शब्द शक्ति में, व्यंजना में या अभिधा शब्द शक्ति में या हास्यास्पद रचना से? तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो सही आंसर होगा वो ना तो पहला ऑप्शन सही होगा क्योंकि हास्यास्पद रचना से विशिष्ट अर्थ की प्रतीकों के माध्यम से प्रतीति नहीं होती है, अभिधा शब्द शक्ति में होती है, लक्षणा में नहीं होती, ना ही व्यंजना में होती है। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला है, दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्द हैं। कौन से हैं? देशज है, शंकर है या विदेशी है? तो विदेश से आए हुए शब्दों को विदेशी कहते हैं, तो चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। देश में जन्मे शब्दों को देशज कहते हैं, तो पहला वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब संकर और शंकर, तो शंकर शब्द नहीं होते, संकर शब्द होते हैं, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। एकमात्र ऑप्शन बचेगा दूसरा, वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्द क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं संकर शब्द। दूसरा वाला ऑप्शन जो रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, सरस्वती विद्यालय 12वीं कक्षा तक है। इस वाक्य में उचित निपात को लगाना है हमको। यहाँ पर आंसर हमने बता दिया है आपको, सरस्वती विद्यालय 12वीं कक्षा रिक्त स्थान है, इसमें निपात बताना है। तो नहीं तो नहीं आएगा, में भी नहीं आएगा और भोपाल भी नहीं आएगा। 12वीं कक्षा तक है, तक निपात का यहाँ पर प्रयोग होगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कंकाल और कंगाल शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। 23वां बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर भी आप स्टार लगा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कंकाल और कंगाल शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करना है। अस्थि पंजर, दरिद्र, कर्कश, भिकारी, आकिंचन, बेईमान, दरिद्र और आकिंचन। तो कंकाल यानी अस्थि पंजर होता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कंकाल तंत्र, तो कंकाल क्या होता है आपका? अस्थि पंजर। और कंगाल यानी दरिद्र व्यक्ति।
तो कंगाल और कंगाल यहाँ पर जो दिया है आपको कंकाल और कंगाल, तो पहले कंकाल का अर्थ हो जाएगा अस्थिपंजर और कंगाल का अर्थ हो जाएगा दरिद्र। तो पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ना कि दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन। तो पहले वाले ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, वही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म नहीं है। ठीक है, प्राचुर्य, कमी, अकुल, प्रतिकूल, नफा, घाटा और घटी और बढ़ती। ठीक है, तो निम्नलिखित में से विलोम अर्थात विपरीतार्थक शब्द युग्म कौन सा नहीं है? तो प्राचुर्य यानी अधिक मात्रा में, और कमी यानी कम मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन तो विलोम है, यह आपका सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, कौन सा नहीं है विलोम शब्द युग्म। तो यहाँ पर अकुल का प्रतिकूल नहीं होता, नफा का घाटा होता है, घटी का बढ़ती होता है। तो आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन रहेगा नफा का घाटा, वही हमारा इस प्रश्न का, सॉरी तीसरा नहीं, दूसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कौन सा नहीं ऐसा पूछा है। तो यहाँ पर अकुल का प्रतिकूल नहीं होगा, नफा का घाटा होता है, घटी का बढ़ती होता है, प्राचुर्य का कमी होता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों ऑप्शन में से आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन अकुल का प्रतिकूल, नहीं होगा विलोम। ठीक है, तो अकुल प्रतिकूल इसका सही आंसर हो जाएगा, दूसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म नहीं है, ग्रस्त मुक्त, अज्ञ यज्ञ, गौण प्रधान, कर्कश मृदु। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ग्रस्त का मुक्त होता है, जैसे रोगग्रस्त और रोग मुक्त हम कहते हैं, तो ये विलोम है। अज्ञ यज्ञ नहीं होता, गौण का प्रधान होता है, ठीक है, कर्कश का मृदु होता है। तो यहाँ पर ये तो होते हैं, यहाँ पर फिर से प्रश्न पर ध्यान देना है, कौन सा शब्द युग्म विलोम नहीं है, नहीं बताना है। तो तीनों होते हैं इसलिए गलत हो जाएंगे, एकमात्र जो ऑप्शन बच जाएगा वो हो जाएगा अज्ञ। अज्ञ, यहाँ अज्ञ यज्ञ नहीं होता, तो विलोम शब्द युग्म कौन सा सही नहीं है वो हमको बताना है। तो अज्ञ का यज्ञ नहीं होता विलोम, तो जो दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न आज 7th आप प्रैक्टिस सेट में आपके लिए लेकर आए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एडवांस प्रश्न है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्नों का समावेश इस सीरीज में हम कर रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। धन्यवाद।